जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर के इलाके हबक में ग्रेनेड हमला, 2 आम शहरी जख्मी, इलाके को पुलिस ने लिया मुहासरे में। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, श्रीनगर के इलाके हबक में ग्रेनेड हमला हुआ है, इसमें 2 आम शहरी जख्मी बताए गए हैं। इलाके को पुलिस ने अपने मुहासरे में ले लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो श्रीनगर के इलाके हबक में ये ग्रेनेड हमला हुआ है, इसमें 2 आम शहरी जख्मी बताए गए हैं। इलाके को पुलिस ने मुहासरे में ले लिया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे परवेज भट्ट का। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेनेड हमले की खबर आ रही है, क्या कुछ तफसीलात? हजरतुल्लाह जहाँ पे उसकी गरीबी एक इलाका है, हबक नाम है इस जगह का, जहाँ पे ये आज ग्रेनेड धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले। तो आपको बता दें कि इस ग्रेनेड धमाके में जो है वो 2 सिविलियन यहाँ पे जख्मी हुए हैं। यहाँ पे एक बेसिकली सीआरपीएफ की एक पिकेट रहती है जहाँ पे ये ग्रेनेड दागा गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है, ताहम बताया जा रहा है कि 2 सिविलियन जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि ये दूसरा ग्रेनेड हमला है, पिछले कुछ दिन में ही श्रीनगर में। इससे पहले जो ग्रेनेड हमला हुआ था वो कावडारा में हुआ था, वहां पे भी चंद एक सिविलियन जख्मी हो गए थे। तो ऐसे में देखिए तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता जा रहा है, जो ये ग्रेनेड अटैक मुसलसल यहाँ श्रीनगर शहर में हो रहे हैं। तो काफी चैलेंजिंग है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये पता लगाना कि आखिर कौन सा ग्रुप इसके पीछे और किस तरह से ये ग्रेनेड हमले जो है वो अंजाम दिए जाते हैं, क्या मॉड्यूल है इसके पीछे। जी ना जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर थी, श्रीनगर के इलाके हबक में ग्रेनेड हमला, 2 आम शहरी इसमें जख्मी बताए गए हैं। इलाके को पुलिस ने मुहासरे में ले लिया है। कुछ और अहम खबरें, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले से दुनिया हैरान व शशदर नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी मंशा पहले ही वाजे कर चुका था। अमेरिकी जारहियत के जवाब को ईरान के आला तरीन रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई सिर्फ एक जन्नाटेदार तमाचा बता रहे हैं। कौम से खिताब के दौरान आज आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि खित्ते में अमेरिका की मुफसिदाना मौजूदगी का खात्मा ईरान के नज़दीक अहम है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इराक में अमेरिकी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में 80 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी सूबे अंबार में ऐनुल असद में अमेरिकी फौजी अड्डे पर कम से कम 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जो कि तमाम के तमाम हदफ पर लगे। ईरानी फौज का दावा है कि ईरान के किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया। ईरान ने ये हमले या जहरा कोड वर्ड के तहत किए। इराकी हुकूमत ने कहा कि ईरानी हमले में कोई इराकी शहरी हलाक नहीं हुआ। ईरान ने पहले ही ये धमकी दे दी थी कि जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा। और ईरान अमेरिका के बीच बढ़ती कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा है। जनरल कासिम सुलेमानी के मौत के बाद जंग के आसार नुमायां हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी को कम करना और इम्कानी जंग की सूरत हाल टालना मुश्किल मालूम हो रहा है। इस सब के बीच हिंदुस्तान में ईरान के सफ़ीर अली चगेरी का कहना है कि अगर हिंदुस्तान कशीदगी कम करने की कोशिश करता है तो ईरान इसका खैर मकदम करेगा। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक दुनिया में क़याम अमन की बरकरारी में हिंदुस्तान का किरदार हमेशा तामीरी रहा है। हिंदुस्तान का ताल्लुक़ इसी खित्ते से है। ईरान से हिंदुस्तान के देरीना मरासिम भी हैं। अली चगेरी ने वाज़ेह किया कि ईरान जंग नहीं चाहता, बल्कि खित्ते में वो अमन खुशहाली का ख्वाहा है। क़याम अमन के लिए हिंदुस्तान की ऐसी किसी भी कोशिश का ईरान खैर मकदम करेगा। इराक में अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले का असर आलमी तौर पर भी देखने में आ रहा है। अब हिंदुस्तान की हवाई कंपनियों को हुकूमत ने मशवरा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान, इराक और खलीज के फ़िज़ाई हुदूद में न जाने की सलाह दी। इराक में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को भी हिदायत जारी की गई और कहा गया कि इराक के अंदर सफ़र करने से परहेज़ किया जाए। उधर हैदराबाद में कायम अमेरिकी कौंसल खाने पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई।
और इस सब के बीच ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने अपनी दिफा में ये कदम उठाया। ईरान ने इराक में अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो ईरानी शहरियों को निशाना बनाता है। ईरान जंग नहीं चाहता। ईरान अमेरिकी जारहियत से अपना दिफा कर रहा है। और अब बात करेंगे भारत बंद की। जी हां, आज ट्रेड यूनियनों की कॉल पर भारत बंद का असर नजर आया। शहरी कानून, एनआरसी और मरकजी हुकूमत की दीगर अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ के खिलाफ मुल्क भर में समाजी तंजीमें और यूनियनें एहतजाज कर रही हैं। कई मुकामात पर ट्रेनें रोकी गईं। तमिलनाडु, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार में बंद का काफ़ी असर देखा जा रहा है। और वहीं मगरबी बंगाल के मालदा में भारत बंद के दौरान तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए। मालदा के शुजापुर इलाके में तशद्दुद के दौरान कई गाड़ियां नजर आतिश की गईं। अवामी इमलाक को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ट्रेड यूनियनों की कॉल पर भारत बंद का असर आज मुंबई में भी देखने में आया। मुंबई में भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। ट्रेड यूनियन ने बीपीसीएल की निजकारी के खिलाफ भी एहतजाज किया। इनका कहना है कि यही मोदी सरकार है, मुल्क के कई इदारों की निजकारी की और आरबीआई का खजाना खाली किया। इसका रिजल्ट क्या है? अब बीपीसीएल की निजकारी की कोशिश हो रही है जिसके हम सब खिलाफ हैं। हाँ, जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है प्राइवेटाइजेशन का, इसके खिलाफ ही हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। और हम ही नहीं तो ऑल कंपनी, मतलब बैंक आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी है, बीएसएनएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सब कंपनी इसमें आ रही है। ये स्ट्राइक का हमारा ये है कि हमारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और गवर्नमेंट इतने सस्ते दाम में बेच रही है, क्यों बेचना है? हम लोग इतना उसको बेनिफिट दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इतना अंडे देने वाली मुर्गी वो बेच रही है, ये बराबर नहीं कर रही है। ये एक महारत्न कंपनी है, एक फॉर्चून 500 में 17 साल से कंपनी आ रहा है। इसका टर्नओवर है 3.5 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली। इसका वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ है, लेकिन भारत सरकार ये 76,000 करोड़ में बेचना चाहती है। तो ये कंपनी माती के मोल में बेचना चाहती है। अगर ये महारत्न कंपनी है तो क्यों बेचना चाहती है? अगर गवर्नमेंट को इतना ही पैसा की ज़रूरत है तो अभी आरबीआई से पैसा लिया, उसका क्या किया? इसके पहले यही सरकार ने आईपीसीएल, बाल्को, सेंटर होटल बेच दिया था, तो उससे देश की उन्नति हुई कि उसका कुछ अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है। तो एक कंपनी क्यों बेचनी चाहती है? ये प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध है और ये सरकार जो है हर एक चीज़ को नीचे समझ रही है। जैसे हम लोग जो कर्मचारी है उनके जो फ़ायदे हैं उनको सब हटा रही है। आप देखो आज खाजीकरण हो गया तो सबकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। जो गांव-गांव में सिलेंडर पहुंच रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे। हमारी तरफ से जो हम सहकार्य कर रहे हैं वो भी सब बंद कर रहे हैं।
हमारे तरफ से जो BPCL ने बहुत सारे गांव अडॉप्ट किए वो सब अडॉप्शन भी बंद कर रहे हैं और सब वो बिरयानी को बेचना चाहते हैं। सरकार को जो रूट पे जाना चाहिए वो रूट पे जाती नहीं है, सब अपना वही देखती है कि मैं प्राइवेटाइजेशन करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ब्रिज बनाऊँगा। उन्होंने RBI पूरा खाली कर दिया है। ये लोगों को समझ में आता नहीं है, लोग कितने पागल भी नहीं है कि RBI खाली करना रीज़न क्या हो सकता है। और RBI को फिल करने के लिए ये सब POC का बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। वहीं CPM लीडर बृंदा करात का कहना है कि मुल्क को बचाने के लिए ये एहतजाज हो रहा है। हमारा एहतजाज पुरअमन है। और बृंदा करात से न्यूज़ 18 नुमाइंदा रवि मिश्रा ने बातचीत की। बृंदा करात हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। भारत बंद का आह्वान किया है। मैम, क्या मांगे रहेंगी? आप सब लोग देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जनरल स्ट्राइक है, मजदूरों का जनरल स्ट्राइक है, किसानों का ग्रामीण क्षेत्र में हड़ताल है, कैंपस में स्टूडेंट्स ने हड़ताल का नारा दिया है और हम लोग सब मिलकर इस देश को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। अहम मांगे क्या होंगी और क्या ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक आप लोग कर रहे हैं? नेचुरली हम तो हमेशा शांतिपूर्वक है। बीजेपी और उनके गुंडों को पूछो, उनके गुंडों को पूछो, ये हिंसा उनकी तरफ से हमेशा होती है, पुलिस की तरफ से होती है। हिंदुस्तान के नागरिक का संघर्ष हमेशा शांतिपूर्ण रहता है। साफ तौर पे सीताराम येचुरी भी यहाँ पे कुछ देर में पहुँचने वाले हैं और तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। साफ तौर पे CPM का कहना है कि वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस प्रोटेस्ट का केंद्र सरकार पर क्या असर होता है। खबर पर्सन प्रहलाद के साथ मैं रविकुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और वहीं लखनऊ में भारत बंद का क्या कुछ असर देखने में आया है, इसका भी जायजा लिया। वहां मौजूद हमारे साथी अजीत ने। भारत बंद के ऐलान का असर राजधानी लखनऊ में भी दिख रहा है। LIC के कर्मचारियों ने अपने दफ्तर में ताला बंद कर दिया, नारेबाजी की जा रही है और होश में आओ, होश में आओ। किस आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्या है प्रमुख मांगे? देखिए, प्रमुख मांग जो अगर आधारभूत मांग की बात करी जाए तो जो इस देश में नई आर्थिक नीतियां चल रही हैं वर्ष 1991 से आज के समय में सार्वजनिक क्षेत्रों का जो विनिवेशीकरण किया जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम ये हड़ताल कर रहे हैं प्रमुख तौर पर। और भी बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन इसमें और जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई ठोस योजना नहीं है, कोई ठोस पहल उसके ऊपर नहीं हो रही है। श्रमिक कानूनों में कुछ ऐसे प्रतिगामी बदलाव किए जा रहे हैं जो श्रमिकों के हित में नहीं होंगे। यही सब प्रमुख मांगे हैं आज। जो आज भारत बंद का ऐलान है, क्या आप लोग उसमें भी शामिल हैं? देखिए, हम लोग भारत बंद ऐसे ऐलान की बात नहीं है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एसोसिएशन हैं। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल विंग से नहीं जुड़े हैं। हम अपने केंद्र के सरकार की जो ये नीतियां जो हमारी संस्था को प्रभावित कर रही हैं, जैसे LIC में ये बात चल रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, FDI की लिमिट 49% से 74% बढ़ाई जाएगी, हम उस मांग को लेकर के आज की हड़ताल में शामिल हैं। तो पूरे देश में आप लोग आज हड़ताल? जी, आज पूरे देश में। तो आप लोगों को लगता नहीं कि जिस तरह से हड़ताल आप लोग कर रहे हैं इसका असर भी पड़ेगा लोगों पर? इसका कोई बात ऐसी नहीं है। हमारा उद्देश्य हड़ताल करने का जनता को कोई परेशानी पैदा करना या कोई दिक्कत पैदा करना नहीं, क्योंकि हम भी आम जनता का ही हिस्सा हैं। आप लोग आर्थिक नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं? जी, जो नई आर्थिक नीति है उनके खिलाफ। तो देखा आपने, जो LIC के कर्मचारी हैं वो जो नई आर्थिक नीति है केंद्र सरकार की उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आज भारत बंद का ऐलान कई संगठनों और ट्रेड यूनियन की तरफ से किया गया है, तो इससे जोड़कर भी देखा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि हम आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र असेंबली के एक रोज़ा खुसूसी इजलास के दौरान समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आसिम आज़मी ने रियासत के मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आज़मी से इस सिलसिले में खास बातचीत की। महाराष्ट्र असेंबली का इजलास जो है वो आज एक दिन के लिए बुलाया गया और ये ST/SC एक्ट में तरमीम के लिए खास तौर पर बुलाया गया था, लेकिन अबू आसिम आज़मी ने जो है वो इजलास के दौरान मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उठाई और फिर वही अपनी पुरानी डबली बजाने की कोशिश की। बार बार आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात उठाते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। आखिर अबू आसिम आज़मी जो है वो कब तक जो है वो अपनी मुस्लिम सियासत को जो है वो इस तरह चमकाते रहेंगे? मुस्लिम सियासत समाज में समता मूलक समाज को बनाए रखने के लिए आवाज उठाई जा रही है। अगर इस देश को विकसित देश बनाना है तो 20% लोगों के साथ नाइंसाफी होगी तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, विकसित नहीं माना जाएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, हमारे बदन का 5वां हिस्सा 20% हिस्सा अगर ऊपर से काट दिया जाए तो हम मर जाएंगे।
नीचे से काट दिया जाए हम लंगड़े हो जाएंगे, साइड से काट दिया जाए दोनों हाथ तो हम लूले हो जाएंगे। यही हालत इस देश की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा देश विकसित देश बने, समाज के हर लोगों को इंसाफ मिले। आज जब SC ST के रिजर्वेशन के एक्सटेंशन की बहस हो रही थी, तो वोटिंग हो रही थी, OBC की बात हो रही थी, सारे लोग अपने समाज की बात कर रहे थे, तो मैं इस देश के वो लोग जो वंचित हैं, माइनॉरिटी और मुसलमान, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, एक ने नहीं दर्जनों जजेस ने ये कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो मैंने आज ये कहा कि आज कांग्रेस और NCP सत्ता में शामिल है और उद्धव जी भी एक जो है उनकी भी अच्छी सोच नजर आ रही है। उन्होंने भी कहा था मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी तो दुनिया कायम है, मैं कोशिश करता रहूंगा। है उन्होंने आपको जो है वो रिजर्वेशन देने के मामले में सवाल का जवाब दिया? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, नहीं जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने आवाज उठाया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। CBI के मुताबिक शेल्टर होम में किसी लड़की का कत्ल नहीं हुआ था। अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल CBI की जानिब से पेश हुए थे। CBI ने दावा किया कि कत्ल के कोई सबूत नहीं है, तमाम 35 लड़कियों को जिंदा पाया गया। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि दीपिका पादुकोण दिल्ली में फिल्म प्रमोशन के लिए आई थी और इसी सिलसिले में वो JNU गई थी। उन्हें आयशी घोष के साथ साथ जख्मी हुए तलबा से भी मुलाकात करनी चाहिए थी। और शाहनवाज हुसैन से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता ने। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, सर जिस तरीके से JNU में लगातार आंदोलन में छात्र हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस तरह से समर्थन में कल दीपिका पादुकोण आ गई, क्या कहेंगे? नहीं, दीपिका पादुकोण तो दिल्ली आई थी अपने फिल्म के प्रचार के लिए और कई न्यूज़ चैनल पर भी उन्होंने इंटरव्यू दिए, अपनी फिल्म का प्रचार किया और साथ में वो JNU भी पहुंची। वहाँ की छात्र संघ की अध्यक्ष से मुलाकात की, लेकिन बहुत सारे छात्र घायल हुए हैं। जो छात्र पढ़ाई करना चाहते थे, जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे, जो JNU में पढ़ने के लिए आए, वो भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। उन सबसे भी मिलना चाहिए था, मिलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन छात्रों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। और वो खासकर वो छात्र जो पढ़ना चाहते थे, जिनको मारा पीटा वामपंथी संगठनों ने, उनसे भी मिलती तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं, जिस तरह से आपने कहा कि वो फिल्म के प्रमोशन के लिए वो दिल्ली आई थी, तो आपको नहीं लगता कि फिल्म के प्रमोशन का ही एक पार्ट था जिस तरीके से वो JNU गई? ये तो देश तय करेगा, वो सब तो ये पब्लिक है, सब जानती है कि आखिर फिल्म के प्रमोशन में तो जब फिल्म के लोग आते हैं तो वो सब शहरों में जाते हैं, और जब शहरों में जाते हैं तो हर विचार के लोग उनका फिल्म देखते हैं। सिर्फ वामपंथी विचार के लोग ही थोड़ी फिल्म देखते हैं, हर विचार के लोग देखते हैं। तो जो वामपंथी संगठन की अध्यक्ष घायल हुई, उनसे मिली, तो जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी बुरी तरीके से पीटे गए हैं, चोट लगी है, कई के हाथ टूटे हैं, उनसे भी मिलना चाहिए था। और ये सही है कि फिल्म प्रमोशन जब आप करने आते हैं तो आपकी खबर पेज 3 पे आती है, लेकिन जब किसी आंदोलन में आप भाग ले लेते हैं तो पेज 1 की खबर बन जाती है। दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो बहुत अच्छा होगा। कुछ कनेक्शन देखते हैं, एक तो राहुल गांधी को वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बन जाएं, और उसके बाद जिस तरीके से कल कन्हैया कुमार के सामने वो दिखी। देखिए, हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन देश देख रहा है कि छात्रों के अंदर भी भेदभाव। एक संगठन के छात्र जो घायल हैं आप उससे मिलेंगे, और जो दूसरे छात्र, जो गरीब छात्र जिन्होंने पढ़ाई के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मार खाया, जो पढ़ना चाहते थे, उनसे क्यों नहीं मिले? सबसे मिलना चाहिए था। फरहान अख्तर, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, देखिए, और बहुत से लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो दिल्ली में, मुंबई में धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन 95% लोग हैं जो एकदम इससे अपने आप को अलग रखा हुआ है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।
जम्मू शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में रोज़ाना काफ़ी तादाद में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में ये फूल मंदिरों से इकट्ठा करके कूड़े करकट के ढेरों में डाल दिए जाते थे। लेकिन अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन इस्तेमाल शुदा फूलों से अगरबत्तियां बनाने का अमल शुरू किया है। सबसे अहम बात यह कि इससे कई खवातीन के लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम भी हो गया है। हम आपको दिखाते हैं हमारे साथी कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। मंदिरों का शहर कहलाने वाले जम्मू के हर मोहल्ले और बस्ती में मंदिर मौजूद है। इन मंदिरों में रोजाना हजारों की तादाद में अकीदतमंद हाजिरी देकर मूर्तियों पर फूल न्यौछावर करते हैं। इनमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले फूल बाद में कचरे के साथ ठिकाने लगाए जाते थे। इन फूलों को दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के बड़े मंदिरों से इस्तेमाल शुदा फूल इकट्ठा करके इनसे अगरबत्तियां तैयार करवा रही है। जो हमारे सबसे अच्छे वाले फूल थे, हमने इनको टेस्ट करवाया। हम चाहते थे कि इससे इत्र भी बने, लेकिन जब हमने इसको कॉस्ट से चेक करवाया, हमारे कमिश्नर साहब ने टीम बुलवाई, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर वो वाले इत्र वाले केमिकल्स हमारे जो गुट्टा है उसमें नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि अगर वो नहीं है तो कम से कम इसमें अगरबत्ती बनाई जा सकती है। उसमें फिर हमारे रीजनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसमें डिवकॉम साहब जो हैं उन्होंने भी एंडेवर लिया। उन्होंने मशीन्स वगैरह मंगवाई। उन्होंने कहा क्यों नहीं हम अगरबत्तियाँ बनाना शुरू करें। और धीरे धीरे फिर हमें जो काउंसलर्स हैं उन्होंने भी, ये लेडीज़ आइडेंटिफाई की गई जो लेडीज़ इसमें काम करने को इच्छुक हुई और जो सेल्फ सस्टेन यूनिट के तरीके से चलना चाहती थी कि हम एक शहर में एक पुष्प अगरबत्ती नाम से जो है ये फ्लोट करेंगे। अब जब ये अगरबत्तियां बन चुकी हैं और ये बनती जा रही हैं और आज की डेट में ये सेल भी हो रही हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम का कहना है कि एक तरफ मंदिरों में इस्तेमाल शुदा फूलों को दोबारा काम में लाया जा रहा है, वहीं इस तरह के इक़दाम से कई खवातीन को रोजगार भी हासिल हो रहा है। इनका कहना है कि इन अगरबत्तियों को मुख्तलिफ सिल मराकज़ पर फरोख्त किया जा रहा है। इनका कहना है कि कॉरपोरेशन KVIB के जरिए ऐसे यूनिट्स को रजिस्टर करने की कोशिश में भी है। KVIB में अपने किसी महिला को रजिस्टर करवा के और उनके जो सेल आउटलेट्स में हैं उसमें भी ये अगरबत्ती हमारी सेल होगी। और जब ये सेल होगी तो इन लोगों की इकोनॉमिक सस्टेनेंस जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और एक यूनिट से और अधिक यूनिट बनेंगे। जैसे प्रेजेंटली पीरखो में हमारा एक यूनिट चल रहा है, उसमें भी 19 लेडीज़ हैं। यहाँ पर भी हमारा यूनिट चल रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि बावे में भी ये लेडीज़ लगी हुई हैं। इस तरीके से जिसमें कि औरतों को बेनिफिट होगा और उनकी एक सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगी। इन यूनिटों में काम करने वाली खवातीन इस इक़दाम से काफ़ी खुश नजर आ रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि अभी तक 19 खवातीन को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस कदम से रोजगार हासिल हो रहा है। मजीद सेंटर्स के क़याम से और ज्यादा खवातीन को बाइख्तियार बनाने में इससे मदद मिलेगी। हमारी म्यूनसिपालिटी है, उन्होंने हमें ये काम दिया है कि अगरबत्ती बनाने का, ये उसी में यूज़ हो रही है। हम बिल्कुल साफ़ सफाई से वो फूलों को चुनकर उसका पाउडर बना के अगरबत्ती बनाते हैं। जो हमारे सेंटर में 19 जो लड़कियां हैं उनका ये रोज़गार है। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम चाहते हैं कि हर घर में इसकी खुशबू होए और वो जो खुशबू ले और हमें रोज़गार मिले। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इक़दाम की बदौलत जहां शहर के मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले फूलों को दोबारा काम में लाकर दर्जनों खवातीन को रोजगार का बेहतर मौका फराहम हो रहा है, वहीं इन इस्तेमाल शुदा फूलों को कूड़े करकट के ढेर पर ज़ाय होने से भी बचाया जा रहा है और ये एक काबिल सताइश कदम है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से कोमल सिंह की रिपोर्ट। 7वीं विमेंस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप लेह में इख्तिताम पजीर हो गई। लद्दाख की टीम ने दिल्ली को शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली। उधर 5वीं मेंस अंडर 20 आइस हॉकी चैंपियनशिप भी इख्तिताम पजीर हुई। ये चैंपियनशिप भी लद्दाख ने चंडीगढ़ को शिकस्त देकर जीती। इन मुकाबलों का इनेकाद आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया था। इख्तितामी तकरीब पर LBA के सदर PT कंजक मेहमान खुसूसी थे। आइस हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेहमान जी एजाज के तौर पर मौजूद रहे। खवातीन मुकाबलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की 16 और बॉयज़ में 18 टीमों ने शिरकत की। कौमी टीम का इंतखाब भी लेह में ही होगा। इसके बाद खवातीन की कौमी टीम बाद में 23 से 28 फरवरी तक
फिलिपाइन में होने वाले मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी करेगी। लड़कों की टीम 10 से 20 फरवरी तक थाईलैंड में होने वाले मुकाबलों में शिरकत करेगी। गेम बहुत अच्छा है, ये सब लोगों ने आना चाहिए और महाराष्ट्र के और ज़्यादा लड़कियों को मैं कहूँगी कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मतलब अच्छा है बहुत, इधर की लड़कियाँ वगैरह खेल वगैरह अच्छा है। ये 7th आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल चैंपियनशिप था फॉर वीमेन और 5th था फॉर अंडर 20 बॉयज़। चैंपियनशिप जीता हमारे लद्दाख यूटी ने, बोथ अंडर 20 बॉयज़ और वीमेन का। और रनर्स अप वीमेन में थे दिल्ली की टीम और रनर्स अप अंडर 20 बॉयज़ में थी चंडीगढ़ की टीम। और यहीं से टीम की सिलेक्शन होकर इंडियन नेशनल टीम की अंडर 20 बॉयज़ जाएंगे थाईलैंड फ्रॉम 10th to 15th ऑफ फरवरी और वीमेन जाएंगी फिलीपींस 23rd से 28th फरवरी को। लास्ट टाइम वीमेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उम्मीद है कि इस साल हम गोल्ड मेडल जीत के आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।